welcome back friends, this is Mansi Goswami from the Bioscience Arena. So in today's video we are going to discuss structure of DNA. इससे पहले वाली वीडियो में we have already discussed what is nucleotide, nucleoside and their compositions. Along with this we have already talked about what is Trigger's rule, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे डीएनए के वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो अगर आपको इन सभी के बारे में जानना है तो इन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विद नोट्स, यानी कि नोट्स भी साथ में दिए गए हैं तो ताकि आप आसानी से समझ सके और लिख सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ होता है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इजी नोट्स हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही समझने में दिक्कत होगी। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले किसने बताया था? वॉटसन और क्रिक ने बताया था, 1953 में बताया था, बाय द यूजिंग ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए फाइबर्स। यानी कि जो डीएनए फाइबर्स थे और ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किए गए थे? आर फ्रैंकलिन और एम विल्किन के द्वारा डीएनए फाइबर्स को ऑब्जर्व किया गया था। अब उन्होंने क्या किया, वॉटसन और क्रिक ने, कि इसी डीएनए फाइबर को एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू पढ़ा, अच्छे से इसके बारे में जानकारी ली और फिर देखा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है और उसके बारे में उसके कुछ मेन फीचर्स बता दिए। अब क्योंकि जो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन और फ्रैंकलिन के द्वारा सही से बताया गया, तो इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। हालांकि नोबेल प्राइज के टाइम पे फ्रैंकलिन नहीं थे क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। तो वॉटसन, क्रिक और विल्किन को नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है जानना कि जो वॉटसन, क्रिक हैं उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा की मदद से क्या करा था, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्योंकि ये जेएनयू में आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम पर। डीएनए के जो फॉर्म्स होते हैं वो एक ही तरह का डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर या फिर उनके ट्विस्टेड फॉर्म की वजह से या फिर हम बोले डीनेचुरेशन की वजह से अलग अलग तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से? ए फॉर्म डीएनए, सी फॉर्म डीएनए, जेड फॉर्म डीएनए और बी फॉर्म डीएनए। तो जो स्टडी हुई थी वॉटसन और क्रिक ने जो स्टडी करी थी वो कौन से डीएनए की करी थी? बी डीएनए की करी थी। तो जितने भी हम वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ते हैं या फिर साइलेंट फीचर्स जो वॉटसन क्रिक मॉडल के दिए हुए हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हम बी डीएनए के पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी के बारे में ही हम आगे बात करेंगे। स्ट्रक्चर है डीएनए का वो वॉटसन क्रिक ने एक्सप्लेन किया था, तो इसीलिए हम इसको वॉटसन और क्रिक मॉडल भी बोल सकते हैं। अब जो डीएनए है, डीएनए के बारे में क्या क्या मेजर फीचर्स बताए उन्होंने, कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए में। और डीएनए कौन से की बात कर रहे हैं? हम बी डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी डीएनए में दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सेंट्रल एक्सिस पे कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म में कॉइल्ड अप होते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज बात करें राइट हैंडेड फॉर्म में ये कॉइल्ड अप होते हैं। अब उसके बाद ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल से क्या मतलब है कि इसमें जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम एंड और ये वाला हो गया इसका 3 प्राइम एंड, और ये जो दूसरा है ये होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होते हैं। अब उसके बाद ये जो डीएनए होता है, डीएनए में बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं कलर्ड फॉर्म में। ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो साइटोसिन है, ब्लैक वाला एडेनिन, रेड वन इज थाइमिन एंड ब्लू वन रिप्रेजेंट ग्वानिन बेस। तो ये जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री से बेस पेयर अप होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड अप होता है, यानी कि ग्वानिन यानी कि ब्लू वन, जितने भी ब्लू आपको दिख रहे हैं ये किसके साथ? ग्रीन यानी कि साइटोसिन के साथ पेयर अप करते हैं।
तो ये दोनों बाइंड किससे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये पेयर अप होते हैं। उसके बाद जो एडेनिन होता है, एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर अप करता है, कितने बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड के साथ पेयर अप करते हैं। तो अगली लाइन में यही लिखा है कि ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि इनके जो बेस पेयर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड अप होते हैं। अब उसके बाद ये जो डीएनए होता है ये ग्रूव्स बनाता है, ग्रूव्स यानी कि माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव बनाता है। कहने का क्या मतलब है इससे, ये देखते हैं। ग्रूव्स का क्या मतलब है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, शुगर भी होता है, बेस होता है और फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो शुगर होता है दोनों स्ट्रैंड का, इस स्ट्रैंड का और इस स्ट्रैंड का, तो इन दोनों की वजह से जो एंगल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रूव्स। तो अगर एंगल कम है तो वो होगा माइनर ग्रूव, अगर एंगल ज्यादा है तो वो होगा मेजर ग्रूव। तो इसको समझते हैं किस तरीके से। तो ये 2 नाइट्रोजनस बेस हैं, साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर अप करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है साइटोसिन का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है किसका, ग्वानिन का। ठीक है, अब उसके बाद यानी कि प्यूरिन और pyrimidine का। तो अब उसके बाद क्या, जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो शुगर के साथ बॉन्ड अप होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि जो साइटोसिन और ग्वानिन है बेस पेयर से, ये हमने पढ़ा था कि 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इन दोनों में। तो ये ग्रीन डॉट जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से पेयर अप है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। तो अब क्या बोला कि जो 2 शुगर होते हैं इनके बीच जो एंगल बनता है उसकी वजह से ग्रूव्स क्रिएट होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो एंगल क्रिएट हुआ, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये होते हैं ग्रूव्स। तो ये क्योंकि बड़ा है यानी कि इसका एंगल बड़ा है तो ये हो गया हमारा मेजर ग्रूव, और ये एंगल क्योंकि छोटा बना है तो ये हो गया माइनर ग्रूव। तो इस तरीके से हमारे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का उसमें ग्रूव्स फॉर्म होते हैं। क्या है कि जो हमारा हेलिक्स डायमीटर होता है, हेलिक्स डायमीटर यानी कि पूरा ये जो डीएनए का डायमीटर है ये कहाँ तक होता है, अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब हेलिक बेस पेयर्स क्या मतलब है, यानी कि जो ये जो 2 बेस पेयर्स होते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, ये होता है 3.32 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है। अब उसके बाद जो डीएनए होता है वो डीएनए हेलिक्स फॉर्म करता है। हेलिक्स से क्या मतलब है, जब हमारा डीएनए है राइट हैंडेड फॉर्म में 360 पे पूरा जब घूम जाए तो वो जो पूरा मेजर पार्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 33.2 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी कि यहाँ से लेके और ये पूरा 360 डिग्री तक घूम गया, और ये यहाँ तक का जो पूरा है यानी कि एक माइनर ग्रुप आता है और एक मेजर ग्रुप आता है। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये है 33.2 एंगस्ट्रॉम। अब एक हेलिक्स में अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जैक्ट बोले तो 10.4 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेजर फीचर्स हैं डीएनए के जो कि वॉटसन और क्रिक ने एक्सप्लेन किए थे अपने मॉडल में। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा बीडीएनए का, ये जानना जरूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि गेट में आया हुआ है, इसमें क्या बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से आपको बताना है
कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, और आप चाहें तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और भी अदर ब्रांचेस जितनी भी हैं बायोलॉजी के, उनसे रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। इनको मैं कोशिश करूंगी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और नोट्स भी सभी टॉपिक्स के प्रोवाइड करा सकूं।